नमस्कार। आज हमारे सामने भारत के भूगोल से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े और तथ्य हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए जरा इनकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत की विशालता को समझने के लिए इनमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं इसके साइज और आबादी से। हाँ करते हैं। तो देखिए भारत का जो कुल एरिया है वो करीब 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 3.28 मिलियन, काफी बड़ा है। हाँ सुनने में बड़ा लगता है, पर दुनिया की कुल जमीन का ये सिर्फ महज 2.4% ही है। अच्छा, सिर्फ हाँ 2.4%? जी। और अगर आबादी की बात करें तो हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं। दुनिया की करीब 17% आबादी यहीं भारत में रहती है। और एक बात और है ना कि भारत पुराने गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। बिल्कुल सही। वो प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट जो लाखों साल पहले टूट गया था। खैर ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं सीमाओं पर। जमीनी और समुद्री दोनों ही काफी लंबी हैं भारत की। हाँ, पहले जमीनी सरहद की बात करते हैं, स्थलीय सीमा जिसे कहते हैं। हाँ, तो ये जो जमीनी बॉर्डर है ये करीब 15,200 किलोमीटर लंबा है। बहुत लंबा। 15,200 किलोमीटर, और ये कई देशों से घिरा हुआ है ना? बिल्कुल, कई पड़ोसी देश हैं और अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो सबसे लंबी सीमा पता है किसके साथ है? चीन या पाकिस्तान? नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ, करीब 4,096 किलोमीटर। ओह, बांग्लादेश! हम्म। ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, बांग्लादेश के बाद फिर चीन का नंबर आता है, फिर पाकिस्तान जिसकी सीमा करीब 3323 किलोमीटर है। ओके, और पाकिस्तान के बाद? उसके बाद नेपाल है 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार 1643 किलोमीटर, फिर भूटान लगभग 699 किलोमीटर। और सबसे छोटी? सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, जो अब लद्दाख वाले इलाके से जुड़ती है। ये जानना भी जरूरी होगा कि कौन से राज्य या यूटीज किस देश से लगते हैं। जैसे पाकिस्तान से कौन कौन जुड़ा है? हाँ देखिए, पाकिस्तान की सीमा लगती गुजरात से, राजस्थान, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अब यूटी है। ठीक है। और चीन के साथ? वो सीमा तो अक्सर खबरों में रहती है। हाँ, वो काफी महत्वपूर्ण है। चीन के साथ देखिए लद्दाख यूटी है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। अच्छा। और बांग्लादेश का आपने बताया सबसे लंबी सीमा है, तो उससे कौन से राज्य लगते हैं? बांग्लादेश से लगते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य। अच्छा, कुछ ऐसे भी राज्य या यूटीज हैं जिनकी सीमाएं 3-3 देशों से मिलती हैं। ये तो बड़ी खास बात हुई। हाँ बिल्कुल है, 4 ऐसी जगह हैं। एक तो सिक्किम है जो नेपाल, भूटान और चीन तीनों से जुड़ा है। सिक्किम, ओके। फिर है अरुणाचल प्रदेश, वो भूटान, चीन और म्यांमार से। तीसरा है पश्चिम बंगाल जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगता है। पश्चिम बंगाल भी, अच्छा। और चौथा है लद्दाख यूटी, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों से सीमा साझा करता है। इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। अब अगर भारत के अंदर देखें तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है अक्सर कि वो कई राज्यों से घिरा है। हाँ बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों और साथ में दिल्ली जो यूटी है उससे अपनी सीमा शेयर करता है। 8 राज्य और एक यूटी। हाँ, जो कि सबसे ज्यादा है। इसीलिए वो राजनीतिक और ट्रांसपोर्ट के नजरिए से इतना अहम है। और दूसरी तरफ अगर सबसे कम की बात करें हाँ। तो सिक्किम है जो सिर्फ पश्चिम बंगाल से जुड़ा है, और मेघालय जो सिर्फ असम से जुड़ा है। ये बस एक एक राज्य से ही लगते हैं। अच्छा, ये तो हो गई जमीनी सरहदों की बात। अब जरा समुद्री किनारों की तरफ चलते हैं। कोस्टलाइन भी तो काफी लंबी है भारत की। हाँ बिल्कुल है। अगर हम आइलैंड्स को भी मिला लें, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह, हाँ हाँ। तो टोटल कोस्टलाइन करीब 7,516.6 किलोमीटर है। 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। जी। और अगर सिर्फ मेनलैंड की बात करें, मुख्य भूमि की, तो वो लगभग 6100 किलोमीटर है। और इस कोस्टलाइन पर कौन-कौन से राज्य और यूटीज हैं? गुजरात से शुरू होकर? हाँ, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो राज्य हो गए। और यूटीज भी हैं। हाँ, यूटीज में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दमन व दीव है और पुदुचेरी। इसमें सबसे लंबी कोस्टलाइन किस राज्य की है? वो गुजरात की है, करीब 1214 किलोमीटर। गुजरात, ओके। और सबसे छोटी? सबसे छोटी है गोवा की, सिर्फ 101 किलोमीटर। ये लंबे तटरेखा व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए दोनों लिहाज 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। ठीक है।
और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इसी फैलाव के कारण जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो ज्यादा है ना? हाँ, नॉर्थ से साउथ लंबाई करीब 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट चौड़ाई थोड़ी कम, लगभग 2933 किलोमीटर है। ये आंकड़े सच में भारत की विशालता दिखाते हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़े हैं भारत के सबसे उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट्स। हाँ, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। सही। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और सबसे नॉर्थ वाला? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो अब लद्दाख में पड़ता है। अब दो बहुत जरूरी काल्पनिक रेखाओं की बात करते हैं जो भारत से गुजरती हैं, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। हाँ, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत के लगभग बीच से निकलती है। और कितने राज्यों से होकर जाती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। हाँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य। इसका असर वहां के मौसम पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। और दूसरी अहम रेखा है भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन। हाँ। फाइव डिग्री पूर्वी देशांतर, ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसी रेखा पर जो लोकल टाइम होता है, उसे ही पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम मतलब आईएसटी माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का ईस्ट वेस्ट फैलाव काफी ज्यादा है, करीब 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। हाँ, आपने बताया था। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में करीब 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अगर सब अपना अपना लोकल टाइम इस्तेमाल करें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो पूरे देश में एक ही समय रखने के लिए ये मानक रेखा तय की गई। बिल्कुल, इसी से घड़ियों में एक रूपता रहती है। मतलब ये सारी चीजें, सीमाएं, ये विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, ये सब मिलकर भारत की एक पूरी भौगोलिक तस्वीर बनाती हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। ये विशाल बॉर्डर, ये लंबी कोस्टलाइन, ये लोकेशन, भारत के लिए इसके कई फायदे भी हैं और कुछ चुनौतियां भी। बिल्कुल, ये भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को भी तय करती है। सही कहा। तो ये सोचने वाली बात है कि भारत की इतनी लंबी तटरेखा और इतने सारे अलग-अलग मिजाज के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के रणनीतिक, आर्थिक और शायद सांस्कृतिक मायने क्या हो सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। इन भौगोलिक तथ्यों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारे भूगोल और संस्कृति का, आप कह सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। आज हम इसके अलग-अलग भागों और विशेषताओं को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस विशाल पर्वतमाला की परतें खोलते हैं। जी हाँ, और देखिए, हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से ना काफी नए हैं और संरचनात्मक रूप से ये वलित पर्वत हैं, मतलब फोल्ड माउंटेन्स। अच्छा, वलित पर्वत। हाँ, और दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां भी यहीं पर हैं। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि इन्हें लंबाई और चौड़ाई दोनों हिसाब से कैसे बांटा गया है। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर जो फैली हैं इसकी मुख्य श्रेणियां, उन पर एक नज़र डालते हैं। ये समानांतर विस्तार समझना काफ़ी ज़रूरी है मेरे ख्याल से। एकदम सही। तो मुख्य रूप से अगर हम उत्तर से दक्षिण चलें तो 4 समानांतर श्रृंखलाएं दिखती हैं। 4 है, ओके। जी, सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख और ज़ंस्कार श्रेणियां आती हैं। काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ठीक है। और एक खास बात इसमें यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन, K2, हाँ। वो इसी काराकोरम श्रेणी में है, महान हिमालय में नहीं। ये कई बार कंफ्यूजन होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। K2 ट्रांस हिमालय में है। जी, और सियाचिन जैसे बड़े ग्लेशियर भी इसी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में हैं। और जो सिंधु नदी है
वो लद्दाख और ज़ंस्कार श्रेणियों के बीच से बहती है। अच्छा, सिंधु नदी इनके बीच से, ओके। ओके। तो ये हुआ ट्रांस हिमालय। उसके दक्षिण में फिर? इसके